कुमार लीड कर रहे थे और पिक्चर का नाम था एक्शन रिप्ले। मूवी तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन एक गाना काफ़ी ज़बरदस्त था और इस इमेज को देख करके वो गाना आपको ध्यान में आ भी गया होगा, जोर का झटका ज़ोरों से लगा। कई बार कल्चर के टर्म में भी ऐसा ही होता है। दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के कल्चर्स हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, खाना पीना, लैंग्वेजेस को लेकर के, कॉस्ट्यूम्स को लेकर के, कस्टम और बिलीफ को लेकर के। और कई बार जब हम अपने से दूसरे कल्चर के इंसान से मिलते हैं तो एक हमें झटका ज़ोरों का लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी मान्यताएं हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ों को करने का तरीका है और अपने अलग बिलीफ हैं। अगर कोई बिल्कुल ही हमारे कॉन्ट्रास्टिंग बिलीफ को मान रहा होता है या कर रहा होता है तो वो हमें एक शुरुआत में जोर का झटका देता है। नमस्कार, आप सभी का स्टडी IQ IAS में स्वागत है। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह और आज एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड के लेक्चर 19 में हम बात करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट की जिसको कहते हैं कल्चर शॉक। कल्चर शॉक का पूरा कंसेप्ट मैं आपको सिर्फ एक इमेज से बहुत ठीक तरीके से समझा सकता हूँ। ये बैकग्राउंड में जो आपको एक पानी से निकलती हुई मछली की जो तस्वीर देखने को मिली, इनफैक्ट एक क्या मेरे ख्याल से एक से ज़्यादा निकली हुई है। जब मछली पानी से निकलती है ना तो कई बार एक शॉक उसको लगता है, एक तड़प होती है, बेचैनी होती है। इंग्लिश में हम कहें इसको तो एक सॉर्ट ऑफ एंजाइटी का जो रिस्पॉन्स होता है वो जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि फेमिलियर एनवायरनमेंट जिसमें वो एडजस्टेड है, जो उसका इकोसिस्टम है, जहाँ पर वो अडेप्टेड है, कंफर्टेबल है, उससे बाहर आकर के टोटली दूसरे माहौल में उसको ढलना पड़ रहा है और इसकी वजह से एक रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है वो शॉक लाइक रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पर जो शॉक है वो बेसिकली आप इन्वायरमेंटल शॉक उसको कह सकते हो, बायोलॉजिकल शॉक के रूप में आप उसको नोटिस कर सकते हो, लेकिन कल्चर के टर्म में भी कई बार इसी तरीके की चीज़ होती है ना। कई बार जब हम अपने कल्चर से, जहाँ पर हम वेल एडजस्टेड हैं, अडेप्टेड हैं, कंफर्टेबल हैं, उससे बाहर निकल कर पढ़ाई के लिए कई बार या फिर किसी और वजह से आप दूसरे देशों में जाते होगे, विद इन द कंट्री ऑल्सो, हमारे यहाँ भारत के अंदर खुद ही इतनी डाइवर्सिटी है कि आपको कहीं बाहर जाने की कई बार ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नॉर्थ ईस्ट में आप जाओ, एक्सट्रीम नॉर्थ में जाओ, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाओ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाओ, सिर्फ और सिर्फ आपके जो टोपोग्राफी है, जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है वो नहीं बदल रहा है, लेकिन उसको छोड़ करके जो कल्चरल पार्ट है, फिजिकल पार्ट तो बदलेगा ही बट कल्चरल पार्ट भी कई बार वहाँ पर बदलता है। और ऐसे ही कल्चरल पार्ट को जब आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो, एक एंजाइटी का रिस्पॉन्स जनरेट करती है आपकी बॉडी जिसके अगेंस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? कल्चरल शॉक। ये कंसेप्ट जो है एंथ्रोपोलॉजी के लिटरेचर में एक कैनेडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया जिनका नाम है कैलर्वो ओबर्ग। बेसिकली कैलर्वो ओबर्ग साहब ने इस कॉन्सेप्ट को एक सेमिनार के दौरान 1950s में, अर्ली 50s में, टू बी वेरी प्रिसाइज 1954 में पहली बार बोला था, लेकिन इसको पब्लिश किया गया एक सेपरेट पेपर के तौर पे प्रैक्टिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में इन द ईयर 1960। ठीक है, कैलर्वो ओबर्ग ने जब इस कंसेप्ट को दिया, इसके बाद इस पे ऊपर मल्टीपल रिसर्चेज हुई हैं। आज के समय में ये कल्चर रिस्पॉन्स का जो फिनोमेना है, एक जो मैल एडजस्टमेंट को दिखा रहा होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना बढ़ा है, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस और रिलेशंस अक्रॉस द बॉर्डर्स हमारे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम कई बार एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर होते हैं, आप दूसरे देशों में, दूसरी जगहों पे जाते हो। फॉर एग्जांपल, आप में से कई एस्पिरेंट होंगे अलग अलग एग्जामिनेशन के, एंथ्रोपोलॉजी का वीडियो आप देख रहे हो तो होपफुली बहुत सारे आप में से UPSC के एस्पिरेंट होंगे। आप नॉर्थ ईस्ट में आप में से कोई है, ठीक है। मेरी फॉर एग्जांपल क्लासेस के अंदर में असम से कई बच्चे आते हैं, मणिपुर से कुछ बच्चे हैं वहाँ पर, अरुणाचल के भी कुछ बच्चे हैं, अलग अलग जगहों के बच्चे, वेस्ट से साउथ से, अलग अलग पार्ट से। अब सबका एक अपना कल्चर कॉन्टेक्स्ट है। थैंक्स टू दी ऑनलाइन एजुकेशन ना सिर्फ आपका एक फाइनेंशियल बर्डन को कम कर रही है, कोर्सेज की फीस तो यहाँ पर कम होती है बिकॉज उतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। अगर आप चीज़ों को एक फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर एक क्लास को लेना है तो मैं एक स्टूडियो को बना करके कैमरे के सामने खड़े होकर के हज़ारों लाखों लोगों से यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकता हूँ। वहीं अगर मुझे फिजिकली क्लास लेनी हो तो मुझे 50 तरीके के कई बार अरेंजमेंट करने होंगे, सेफ्टी मेजरमेंट को देखना होगा, बड़े से एक क्लास को, बड़ी सी स्पेस को रेंट आउट करना होगा किसी प्राइम लोकेशन पे, जिसके रेंट ही जो है वो हो सकता है लाखों करोड़ों रुपए के आसपास जाएंगे। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस आई एम टेकिंग और ऑक्यूपाइंग। सो ऑनलाइन की वजह से आप क्या कर रहे हो, अपने घर के कंफर्ट पे बैठे हुए हो, कम फीस है और आप आराम से बेटर एजुकेशन को एक्वायर कर पा रहे हो। ठीक है ना। लेकिन अगर आप उस अपने कल्चर कॉन्टेक्स्ट से आप निकल करके आओ फिजिकली दिल्ली में ORN करोल बाग, जो कि बेसिकली एक UPSC का हब लंबे समय तक माना जाता रहा है,
ऑफ कोर्स आज के समय में जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसने एक तरीके से इसका ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट किया है, लेकिन फिर भी लंबे समय तक ये हब रहा है। अब आप जब यहाँ पर आओगे इस हब के अंदर में, तो आपको देखने को मिलेगा कि जिन साइंस सिंबल, जिन तौर तरीकों से आप फेमिलियर थे, जो आपकी डे टू डे लाइफ का पार्ट था, वो आपको यहाँ थोड़ा सा मिसिंग देखने को मिलेगा। ये तो फिर भी इंडिया, थोड़ा बहुत चीज़ें फिर भी आइडेंटिफाइबल होंगी, लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर जाते हो तो वहाँ पर टोटली, फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग की जो डायरेक्शन है, आपको लेफ्ट में चलना है या राइट में चलना है, वो कई बार दूसरे देश में जाओगे बदल जाएंगे। साइंस सिंबल्स, कई सारी चीज़ें जो एटिकेट है, बिहेवियर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे कल्चर में और हमारे जैसे कई और कल्चर में आंखों में आंखें डाल करके देखना रूड माना जाता है। कई कल्चर्स में आंखों में आंखें डाल करके अगर आप नहीं देखते हो तो उसको गलत तरीका माना जाता है कम्युनिकेट करने का। तो सबके अपने अपने मैनरिज्म है, तौर तरीके हैं, और आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो, अनफेमिलियरिटी होती है, और इसकी वजह से ये शॉक शुरुआत में बहुत तेज़ी से आपको हिट करता है। एंग्शियस रिस्पॉन्स को और घर की कई बार लोगों को यादें भी आने लगती हैं, बाहर पढ़ाई के लिए बच्चे आते हैं, है ना, मिस करते हैं वो कितने कंफर्ट में थे। तो कैलर्वो ओबर के इस कंसेप्ट को देने के बाद कई लोगों ने और इसके ऊपर मल्टीपल आयामों को यहाँ पर देखा। कुछ स्टेजेस की बात की, कुछ स्कॉलर्स ने यहाँ पर स्टेजेस की बात की कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो स्कॉलर्स हैव आइडेंटिफाइड 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कल्चरल शॉक जिससे गुजरता है एक इंसान। सबसे पहले जो स्टेज होती है उसको आप हनीमून कहते हो। हनीमून क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज जस्ट लाइक हनीमून पीरियड आफ्टर द मैरिज, यहाँ पर सब कुछ फ्लावरी होता है, सब कुछ सुखद और अच्छा आपको लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत समय बाद, खासकर कोई बच्चा अगर स्टूडेंट है, लंबे समय तक अपने घर पे रहा है, एक इंडिपेंडेंस उसकी कर्टेल्ड होती है, एक्सप्लोर करता है दूसरी जगहों पे जाके, कई बार टाइमिंग्स की नहीं, 8 बजे घर नहीं आ रहा है, 9 बजे घर नहीं आता है, तो एक फ्रीडम को एक्सप्लोर कर रहा होता है, अलग अलग तरीके की चीज़ों को कर सकता है, नई जगहें, नई मार्केट, सब कुछ अच्छा लगता है आपको, है ना। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आपको बहुत सारी चीज़ों का देखने को मिल रहा है, नया खाना पीना, नए लोग, तो आप देख करके बहुत खुश होते हो, बहुत अच्छा लगता है। बट ये थोड़ा ब्रीफ पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड होता है। इसके बाद एक जो मेजर पीरियड आता है वो आपका क्राइसिस का पीरियड होता है, जहां पर ये शॉक अपने आप को इंटेंसिफाई करता है। इस क्राइसिस पीरियड के अंदर में यू स्टार्ट मिसिंग योर ओन प्लेस। क्यों? क्योंकि जो अरेंजमेंट है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के तौर पे आप सोचिए, मैं बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ बट मैं स्टूडेंट का लेना पसंद करूंगा क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे। एक स्टूडेंट के तौर पे आप कहीं पे आए हो, अब आपके ऊपर घर पे, हॉस्टल में रहना नहीं था, घर पे रहना था आपको कंफर्टेबल, लॉन्ड्री की आपको व्यवस्था देखनी है, खाने पीने की कई बार टाइमिंग होती है। आप पीजी में जाओगे तो मेश की टाइमिंग है कि आपको किस टाइम पे खाना मिलेगा, अगर उस टाइम पे आप वहाँ पे नहीं हो तो फिर आप अपना अरेंजमेंट देखो, दरवाजे ताले कई बार बंद हो जाते हैं। तो कई सारी चीज़ों में आपको दिक्कत होती है अरेंज करने में, चीज़ों को एडजस्ट करने में, और आपका डेली लाइफ पैटर्न टोटली डिस्टर्ब होता है, और क्राइसिस पीरियड के अंदर में ये मेजर प्रॉब्लम आती है। इसके बाद जो एक पीरियड आता है ये बेसिकली एडेप्टेशन या एडजस्टमेंट का पीरियड होता है, जब आप ग्रेजुअली उस इन्वायरमेंट के साथ सिंक इन करने लगते हो कि अब तो रहना ही यहाँ पर, कुछ और ऑप्शन तो है नहीं। तो आप ग्रेजुअली वहाँ की चीज़ों के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, ह्यूमंस बहुत ही अडेप्टेबल होते हैं, बायोलॉजिकली भी और सोशल कल्चरली भी। तो आप वहाँ पर अडेप्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर देते हो। नेक्स्ट स्टेज जो यहाँ पर आती है वो स्टेज बेसिकली बाई कल्चरल स्टेज कहलाती है। बाई कल्चरल स्टेट के अंदर में आप पूरी तरीके से कंफर्ट हो गए हो, और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि लोग 2 अलग अलग कल्चर के ऊपर, जैसे 2 नाव की सवारी होती है ना, 2 कश्ती के ऊपर आप जा रहे हो, वैसे ही आप टोटली कंफर्टेबल होकर के ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में कंफर्टेबल हो। एक तरफ आपने अपने कल्चर के हैबिट्स को, प्रैक्टिसेस को रखा हुआ है, दूसरा आप जो नई जगह पर एडजस्ट हुए उसकी भी प्रैक्टिस को पढ़ो। तो 2 कल्चर आपके साथ जुड़ चुके हैं इस स्टेज पे। कुछ लोगों ने, ये तो स्टेज की बात हो गई, कुछ लोगों ने लोगों के रिस्पॉन्स के बेसिस पे भी लोगों के टाइप को यहाँ पर बताया हुआ है कि कल्चर शॉक से जो इंसान गुजरता है वो 3 तरीके के रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, और उसके बेसिस पे आप इंडिविजुअल्स को 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। किसके बेसिस पे? रिस्पॉन्स के बेसिस पे। पहला, जो वो इंडिविजुअल होते हैं जिनको आप रिजेक्टर्स कहते हो। दूसरे वो होते हैं जिनको आप अडेप्टर्स कहते हो, है ना। अडेप्टर ये पावर प्लग वाले और वो इलेक्ट्रिक अडेप्टर्स नहीं है, ठीक है। और तीसरा जो आपके लोग होते हैं बेसिकली, उनको आप यहां पर बाई कल्चरलिस्ट भी कई बार कह रहे होते हो, ठीक है ना, जो दोनों कल्चर के अंदर में आपके पूरी तरीके से यहां पर समा जाते हैं। या इनके लिए एक और टर्म जो बेटर टर्म है वो यूज होता है, कॉस्मोपॉलिटन्स, ठीक है। रिजेक्टर नाम से पता चल रहा है जो लोग गिव अप कर देते हैं, जो लोग एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। यूजुअली शुरुआत में तो ये बहुत ज़्यादा होता है ये रिस्पॉन्स, है ना। खासकर जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं वो
वैसे भी लोगों से सोशलाइज नहीं करते हैं ज़्यादा, उनको ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और टोटली डिजेक्टेड हो जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। कई बार वो ढूंढने की भी कोशिश करते हैं कि उनको अपने समुदाय, अपने कम्युनिटी, अपने जैसे कुछ लोग देखने को मिले जिनके साथ वो हैंग आउट करना शुरू कर दे। और अगर ऐसा मिल जाता है तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगते हैं। और कई सारी स्टडीज़ ने ऑब्जर्व किया कि कई ऐसे स्टूडेंट जो फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे होते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के अंतर्गत, वो अगर इस फेज़ में है, रिजेक्टर के फेज़ पे हैं, तो अपने एजुकेशन से टोटली डिस्टेंट होने लगते हैं, आइसोलेट करने लगते हैं। अगर कोई उनको अपने जैसा मिल गया तो उसके साथ ही ज़्यादातर समय वो वहाँ पर बिताने लगेंगे और पढ़ाई जिसके लिए शायद वो वहाँ पर आए थे उससे दूर रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। एडेप्टर्स की दूसरी केस, आप अगर इंडिया में भी चाहो ना तो कोटा से लेकर के आप दिल्ली के अंदर में अलग अलग एग्जामिनेशन की पढ़ाई करते हो, आप कई बार देखने को मिलता है कि बच्चा वहाँ गया, लोग कहते हैं मन नहीं लगा, बट मन नहीं, वो कल्चरली अडेप्ट नहीं हो पाया, एडजस्ट नहीं हो पाया, वो ओवरकम नहीं कर पाया अपने कल्चर से डिटैच होकर एक दूसरे कल्चरल यूनिट के साथ अटैच होना। तो लोग तो कहते हैं कि मन नहीं लग रहा है उसका, पढ़ने मन नहीं लग रहा है, यूजुअली वो रिजेक्टर के फेज में आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ पर कोई लोगों को ढूंढ लेगा और कई बार रात भर घूम रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, है ना, उल्टी सीधी गलत हरकतें कई बार कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से समय बर्बाद करना यूथ के अंदर में कई बार जो आप देखते हो मेजर कैरेक्टरिस्टिक, वो रिजेक्टर फेस के साथ होता है। कुछ लोग होते हैं जो अडेप्टर्स, इसके लिए बेसिक एक बहुत ही अच्छा लाइन है जिससे आप इसको रिलेट कर सकते हो, जैसा देश वैसा भेष। अडेप्टर्स वाले जो लोग होते हैं ना, ये टोटली फिट इन हो जाते हैं, जो कपड़ा इनको दे दो उस आउटफिट में ये फिट हो जाते हैं। लिटरली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अब जहां भी ले जाओ इनको लगता है कि पूरे उसी के अंदर में बस गए, उसी कल्चर को अपना लेते हैं पूरी तरीके से। ठीक है ना। और ये बहुत अच्छे तरीके से सोशलाइज करते हैं, बहुत अच्छी इनकी बॉन्डिंग होती है, टोटली एडजस्ट हो जाते हैं। तीसरे हैं जो कॉस्मोपॉलिटन, यानी जिनको एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई प्रोलॉन्ग शॉक इनको नहीं लगता है, ये टोटली एडजस्ट हो गए इन्वायरमेंट में, बट दे हैव नॉट लॉस्ट देयर ओन कल्चरल आइडेंटिटी, और अपने कल्चर के जो फैक्टर्स हैं उनको ये लूज नहीं करते। यहाँ पर क्या था, एडेप्टर्स ने कई बार इतने ज़्यादा जिस कल्चर में गए उससे इतना घुल मिल गए कि अपने कल्चर को छोड़ के टोटली वैसे ही बन गए। यहाँ पर क्या है कि आप एडजस्ट तो हो गए हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के कल्चर में इतना समा जाओ कि अपने कल्चर को टोटली छोड़ दो। तो ये एक तरीके से, इसलिए इनको बाइकल्चरिस्ट भी कहा जाता है कभी कभी, क्योंकि दोनों को लेकर के चल रहे हैं, एडजस्ट हुए हैं, दूसरे कल्चर की चीज़ों को सीख गए हैं और साथ ही साथ अपने कल्चर को भी। फॉर एग्जाम्पल कई सारे NRIs को आप देखोगे, है ना, कहते हैं कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, कि कपड़े, पेशे, जगह, स्थान, हर तरीके से वो दूसरे कल्चर के अंदर में है, लेकिन जो उनके रूट्स हैं, जो उनका दिल है, वो भी भारत के साथ कई बार जुड़ा हुआ होता है। ज़रूरी नहीं कि सबके लिए सही हो, कई लोग को बाहर ही अच्छा लगता है। आजकल तो ट्रेंड हो गया है, ज़्यादातर लोग भारत छोड़कर जाना पसंद कर रहे हैं कि कौन यहाँ पर रहेगा, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज़ हैं इनमें क्यों। तो बहुत अभी एक रिपोर्ट भी आई थी कुछ महीनों पहले, जहाँ पर था कि कई सारे मिलेनियर्स और बिलियनियर्स भारत को छोड़ के बड़े पैमाने पे जा रहे हैं, है ना। सफल लोग के अंदर में काफ़ी ट्रेंड है कि वो बेटर कंट्रीज़ में जाना पसंद करते हैं, जहाँ पर ये नफ़रत का माहौल, हेट का माहौल, लड़ाई, दंगे फसाद, गंदी पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें ना हो। तो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए लोग सुखद इन्वायरमेंट की सर्च में कई बार ऐसा करते हैं, उनको भी इस फेज से गुजरना पड़ता है।